Hello everyone, welcome back to the channel Mathsville and this is Surbhi. हम लोगों ने कल एक टॉपिक के बारे में बात की थी डायग्नोस्टिक टेस्ट या डायग्नोस्टिक टीचिंग, जिसे हमने रिलेट किया था मेडिकल टर्म से भी कि डायग्नोसिस का क्या मतलब होता है कि जो दिक्कत है हमें वो ये पता करना कि वो किस प्रकार की प्रॉब्लम है, किस प्रकार की समस्या है। कल हमने जाना था कि कितने प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं और उन्हें पता कैसे करना है, फिर हमें उन्हें दूर करने के लिए कैसे कैसे उपचार करने चाहिए। कल हम लोगों ने जान लिया था कैसे कैसे हम डायग्नोस करेंगे। आज हम बात करेंगे जो दिक्कत है उसका उपचार करने की। देखो, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि कहीं पे भी अगर आप लोग देखते हैं कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही टीचर होता है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत उसे दिख रही है कि क्लास में कोई प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे पीछे रह रहे हैं उसके सब्जेक्ट में या वैसे, तो उसे सॉल्व करने के लिए टीचर कोशिश करता है ना। सो यही अब हमें करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है रेमेडियल टीचिंग। यानी कि उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण। अब आप इस वर्ड को देखिए, रेमेडी। जब डॉक्टर आपकी कोई बीमारी को डायग्नोस कर लेता है तो उसका इलाज शुरू करता है। तो क्या शुरू करता है? रेमेडी शुरू करता है। कोई प्रॉब्लम होती है, उसका सोल्यूशन निकालते हैं, उसका रेमेडी करते हैं। तो ऐसे ही जब हमने देख लिया, हमने डायग्नोस कर लिया कि हमारी क्लास में बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो हम उसका उपचार करना शुरू करेंगे और इसी को कहेंगे हम उपचारात्मक शिक्षण। अब एक बात बताओ, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और वो आप लोगों से कहता है कि आप उसे कहते हो आपको पेट दर्द है और वो आपको सर दर्द की दवाई दे दे, तो क्या आप उस डॉक्टर का सर नहीं फोड़ के आओगे? आपको जब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तो क्या आप लोग उसे डॉक्टर को बेवकूफ नहीं कह दोगे? झोला छाप, बेवकूफ, अनपढ़, कुछ भी कह दोगे। ऐसे ही टीचर के साथ है यार, आपको देखना तो पड़ेगा ना कि कौन सी प्रॉब्लम है और उसको सोल्यूशन कैसे निकल सकता है। अब प्रॉब्लम्स भी तो कितनी सारी होती है ना। कोई बच्चा है, उसके साथ क्या दिक्कत है कि उसको मतलब वो पढ़ना ही नहीं चाहता, उसके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन है, अभी प्रेरणा का अभाव है। ठीक है, उसकी आदतें खराब है कि ठीक है वो पढ़ना चाहता है लेकिन उसकी आदतें खराब है, आलसी है, उसको सोना है, उसको खेलना है, लेकिन उसको पढ़ना ही नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें याद नहीं रहता, उन्हें याद भी रह जाता है, उन्हें लिखना, उनको अपने वर्ड्स में फ्रेम करना नहीं आता। कुछ और दिक्कतें हैं, किसी के साथ थोड़ी बिहेवियरल प्रॉब्लम है। बिहेवियरल प्रॉब्लम मतलब यही कि जैसे उसको घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई तनाव है, कोई टेंशन है, स्कूल में कोई बच्चा बुली कर रहा है उसे कॉन्टिन्यूसली। हमें ये सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। कोई बच्चा है जो थोड़ा दिव्यांग है या जिसमें थोड़ी सी दिक्कत है, जैसे हम लोग होते हैं, चश्मा लगा होता है, छोटे बच्चों को पता भी नहीं चलता कि उनकी आईज वीक हो चुकी है, बस उन्हें ये दिख रहा है कि हाँ दिख नहीं रहा है। तो उनके साथ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि किस बच्चे को दिखने में प्रॉब्लम है, उसे आगे बिठाया जाए। और सारी चीज़ें हैं, किसी को अगर सुनने में दिक्कत है तो हम उसके लिए थोड़े से उपचार करें। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन रेमेडियल टीचिंग में सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी, हमें छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे उनकी दिक्कत के हिसाब से। जैसे कि अगर बच्चे के साथ कोई बुली कर रहा है, कोई टेंशन वाली बात है, आपको लग रहा है कि उसमें सब कुछ ओके है लेकिन वो अंदर ही अंदर परेशान है, तो आप बच्चे की काउंसलिंग कर सकते हैं। आप बच्चे से बात कीजिए, उसका मार्गदर्शन कीजिए, उसे समझाइए। ठीक है, कोई बच्चे जिसकी आदतें खराब हैं, जो सिर्फ पढ़ना नहीं चाहता, उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है, उसको भी आप ऐसे ही समझा सकते हो। उसको आप पढ़ाई का महत्व समझाइए, उनके साथ आप बैठ के बात कीजिए, उससे दोस्ती कीजिए, तो शायद हो सकता है वो आपकी बात माने। ऐसे ही मैंने आपसे कहा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ तो नहीं, जिनको या तो पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आता, फिर जिसे अगर समझ आ जाता वो फ्रेम नहीं कर पाता। कोई बात नहीं, उसको आप दोबारा पढ़ाइए ताकि उसको एक बारी में ना समझ में आए, दूसरी बारी में आए, तीसरी बारी में आए, चौथी बारी में आए। लेकिन टीचर का काम है समझाना, तो आपको समझाना है। तीसरी बात कि जब अगर बच्चा चलो समझ गया लेकिन वो लिख नहीं पा रहा, तो उससे बहुत सारी बार लिखवाइए, उससे बार बार आंसर फ्रेम करवाइए, उसको उसकी गलतियां मार्क करके दीजिए, छोटी छोटी गलतियां मार्क करके दीजिए ताकि बच्चा उसे समझ सके। सिमिलरली ऐसे ही अगर कोई बच्चा है
जिसको देखने सुनने में प्रॉब्लम है। अब अगर वो बच्चा सुन नहीं पा रहा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ऑडियो, तो हम उसके लिए विजुअल एड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चा सुन नहीं पा रहा तो देख तो पा रहा है, आप उसके लिए बड़े बड़े वीडियोस बनवाइए या पीपीटीज बनवाइए जिसपे आप उसको विजुअलाइज करवाइए कॉन्सेप्ट को। मैथ्स में तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर देखने में दिक्कत है तो आप ऑडियो एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेप रिकॉर्डर्स या वीडियोस है तो उसका मतलब वो इस तरीके से हो कि सुनने में ज़्यादा आसान रहे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अब बात आती है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पेशल बैकवर्डनेस शो कर रहे हैं। ये तो जनरल बैकवर्डनेस थी कि बच्चे पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में ना होकर पूरे के पूरे अपने अधिगम में हर सब्जेक्ट में ही, हर विषय में ही कमजोरी दिखा रहे हैं या बैकवर्डनेस शो कर रहे हैं। लेकिन जब स्पेशल बैकवर्डनेस की बात आती है, जैसे कि मैथ्स में भी कई तरीके की बैकवर्डनेस हो सकती है। मैथ्स में भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरी गणित में बच्चा कमजोर है। अगर बच्चा पूरी गणित में कमजोर है तो आपको ध्यान देना है कि उसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ है। उसके बेस कमजोर है, उसको मैथ्स से डर लगने लगा है। देखो यार, मैथ्स में अगर कोई भी दिक्कत है बच्चे को तो उसका मेजर रीजन एक ये हो सकता है कि उसके बेस कमजोर होना। मतलब जब वो छोटी क्लासेस में था, जब आपको ये प्राइमरी लेवल तक बेस बनता है, आपको फंडामेंटल ऑपरेशन सिखाए जाते हैं या आपको क्या कहते हैं फ्रैक्शन, डेसिमल सिखाए जाते हैं, परसेंटेज सिखाया जाता है, ये सब चीज़ें एक बेस बना देती है आपका। बिल्कुल बेसिक ज्योमेट्री सिखाई जाती है, बेसिक ज्यामिति, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपका बेस बनाते हैं। अगर बच्चे यहाँ पे अगर गलती कर जाता है तो बड़ी चीजें ऑफकोर्स नहीं समझ पाएगा, उसका वो कंसेप्ट खोखला होता चला जाएगा। तो यही चीज है कि अगर बच्चे के साथ ये इशू है तो आप उसको एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, ठीक है। आप अगर वो बच्चे एक बड़े क्लास में आ चुका है तो उसके पीछे का कंसेप्ट आप क्लास में क्लियर नहीं कर सकते, वो और बच्चों को बोर कर देगा, वो और बच्चों का टाइम वेस्ट करेगा। आप उसके लिए अलग से टाइम निकालिए और उसके बेसिस पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। रेमेडियल टीचिंग में एक ये ऑप्शन हो सकता है, आप लिखते जा रहे हैं, प्लीज़ आप ये लोग ये पॉइंट्स बनाते जाइए अपनी नोटबुक में, ठीक है ना। तो ये क्या है कि आप टाइम निकाल रहे हैं। वैसे ये बहुत आसान टॉपिक है, अगर आप टीचर बनने वाले हैं तो आप लोग ऑफकोर्स ये बातें, इतनी सब बातें समझते होंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं बिल्कुल केस स्टडी पे। इस पे बिल्कुल कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आ सकता कि इसके लिए आप रेमेडी कौन सी दोगे, कोई पर्टिकुलर नाम है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस टॉपिक में कुछ भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप सीधा सीधा इसका केस स्टडी आएगी कि एक बच्चा है वो बार बार एक ही गलती दोहरा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको क्लास से बाहर खड़ा कर देंगे, आप उसके पेरेंट्स को बोलेंगे इसे घर ले जाओ, ये पढ़ने लायक नहीं है, या आप उसको अकेले में ले जाकर उससे बात करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे, या फिर वही बात कि नन ऑफ दीज, या कुछ भी, कोई भी 4 ऑप्शन देगा और आपको दिखेगा कि आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है जब आप रेमेडियल टीचिंग करते हैं, जब आप पढ़ाते हैं, स्पेशली जब आप पेपर देते हैं और ये केस स्टडीज़ के क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान देना होता है कि पहली बात तो बच्चे की गलती नहीं होती और टीचर कभी उसे पनिश नहीं करेगा किसी भी चीज़ के लिए। अगर वो शोर भी मचा रहा है ना क्लास में, तो आप उससे बैठ के पूछो कि बेटा क्लास में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ आप केस स्टडी के टाइम पे भी ध्यान रखेंगे और जब आप शिक्षक बनेंगे तब भी कोशिश यही रखनी है आपको, ठीक है, कि आप बच्चे से आराम से पूछो बेटा क्या दिक्कत क्या है। यही चीज़ें आपको यहाँ भी अपनानी है। जब आपको दिखेगा बच्चा गलती कर रहा है, 10 बार गलती कर रहा है, उसे 10 बार समझाएंगे। और यही आपकी केस स्टडीज़ में आपसे यही एप्टीट्यूड, यही टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे देखने के लिए आपसे पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो अब अगर ये है कि बेसिक्स कमज़ोर है, आप उसको अलग से टाइम देंगे, समझाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनका एडवांस ठीक है, अरिथमेटिक भी कुछ हद तक ठीक है, अरिथमेटिक एडवांस हो जाता है, जैसे एडवांस एब का एलजेब्रा वगैरह के थोड़े से कंसेप्ट हो जाते हैं। अरिथमेटिक होता है आपका ये टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब अरिथमेटिक में आते हैं। उसके बाद आता है आपकी ज्योमेट्री। अब हो सकता है उसके दोनों कंसेप्ट ठीक हो, ज्योमेट्री खराब हो, तो आप ये जानने की कोशिश करो कि भाई बच्चा क्या सब मैथ्स के सारे कंसेप्ट खराब कर रहा है या स्पेशली एक पर्टिकुलर टॉपिक में उसका बुरा हाल है, एक पर्टिकुलर टॉपिक में वो पीछे रह गया है। तो हमें क्या करना है, हमें उस टॉपिक से रिलेटेड सारे बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे उसके, क्योंकि क्या होता है इन सब चीज़ों से बच्चा एक्चुअली क्या होता है, मैथ्स के जो भी जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
ऐसा नहीं है कि आपने ये आज पढ़ा और अगली क्लास में इसकी कोई रोल नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सब जुड़े हुए हैं। अब अगर आपका बेसिक खराब हो गया तो आप आगे तक भी उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है आप उसे खराब करते चले जाएंगे। तो हमें बच्चे के साथ ये करना पड़ेगा कि उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उसको समझाएं, उसके लिए पीपीटीज बनाएं या उसके लिए वीडियोस बनाएं। जैसे ज्योमेट्री है, उसके 3D फिगर्स के लिए आप पूरी पीपीटी बना सकते हो या पूरे वीडियो बना सकते हो जिसके अंदर आप पूरा क्यूब उसको घूमता हुआ दिखाओ। रियल लाइफ से जोड़िए कि आप क्यूब दिखाइए बच्चे को, आप बच्चे को अलग अलग शेप्स का उसके आसपास बोध कराइए ताकि बच्चा और इजीली कॉम्प्रिहेंड कर पाए, समझ पाए। ठीक है, अब हमें नीड ऑफ रेमेडियल टीचिंग क्यों है, हमें जरूरत ही क्यों है? या देखो, जरूरत हमें रेमेडियल टीचिंग की क्यों है, आप इसे बेशक लिख सकते हैं। एक तो पहली बात कि हमारा जो बेसिक एनसीएफ भी कह रहा है या हमारा जो बेसिक फंडा है टीचिंग का, हमसे कहा गया है इंक्लूसिव क्लासरूम। यानी कि किसी बच्चे को अलग नहीं रखना, सबको साथ में लेकर चलना है। अब साथ में लेकर, अब जो बच्चे सही कर रहे हैं वो थोड़ा आगे चलेंगे, जो बच्चे पीछे रह गए वो पीछे रह जाएंगे। तो हमें जो बीच में गैप आ गया है कि ये जो बच्चे पीछे रह गए और ये जो आगे चले गए हैं, इस गैप को कम करने के लिए हम रेमेडियल टीचिंग करते हैं ताकि हम इन बच्चों को थोड़ा और अच्छे से पुश कर सके कि वो आगे और तेजी से दौड़े। तो इसका मतलब क्या है कि रेमेडियल टीचिंग बेसिकली क्या करता है? रेमेडियल टीचिंग बेसिकली एक तो पेस बढ़ाता है, पेस यानी कि स्पीड ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम की स्पीड बढ़ाएगा ये। ठीक है, या फिर एक चीज और करता है कि जो ये बच्चे पीछे रह गए हैं, अब आपने देखा होगा कि बच्चे अगर पीछे रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस जगमगाने लगता है। अगर सपोज करो एक बच्चा ज्योमेट्री में पीछे रह गया, तो अब आप ध्यान दोगे कि जब भी आप ज्योमेट्री का कोई टॉपिक क्लास में उठाओगे वो बच्चा काफी सुस्त रहेगा, क्लास में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होगा, बहुत सारे जवाब नहीं देगा, रादर कोशिश करेगा कि टीचर का ध्यान उस बच्चे की तरफ ना जाए क्योंकि उसको वो समझ ही नहीं आ रहा होगा। तो ये जो बच्चे का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली स्टेज आ जाती है, हम इसको भी बढ़ाएंगे क्योंकि कहीं ना एक बार अगर कॉन्फिडेंस टूटना शुरू होता है तो वो हर जगह टूटता चला जाता है। अब आप खुद देखो, आपने कभी ध्यान दिया हो कि जो आपकी क्लास में या आपके स्कूल में जब आप पढ़ते थे तो बच्चे होते थे, जो बच्चे थोड़े पीछे रह जाते थे, जिसे आप लोग नालायक, निकम्मा कह के संबोधित भी कर दिया करते थे। अब वो बच्चे, वो जो पीछे रह जाते थे बेचारे, तो उनके अंदर ना बाकी सब चीज़ों को कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता था। थोड़ा बहुत अगर थोड़े शरारती होते थे तो क्लास में कियोस क्रिएट करते थे, थोड़ा शोर मचाते थे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे, अदरवाइज वो कोई काम नहीं करते थे। उनसे अगर छोटी सी बात भी अगर उनसे कही जाए ना कि क्लास के आगे सबके सामने आके बोलो, तो वो हकला जाते थे। क्यों होता था ऐसा? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, बार बार पीछे रहने की वजह से उनके नंबर नहीं बन रहे थे, तो इसी वजह से उनका कॉन्फिडेंस उठता है, आत्मविश्वास। भाई एक बात बताओ, उन्हें डर था कि उनसे ये होगा ही नहीं, आपने उन्हें अलग से थोड़ा टाइम दिया, आपने उनको थोड़ा सा हेल्प किया, वो थोड़ा अच्छे से उसको समझ पाए। अब वो क्लास में 2 बार जवाब दे गए, उन्हें आता था क्लास में, चलो उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, टीचर ने क्वेश्चन पूछा लेकिन उनको तो पता था ना कि उनको जवाब पता है। तो यही बहुत है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। ठीक है, और एक और चीज़ है कि हमारी जो लर्निंग है, हमारा जो लर्निंग प्रोसीजर है, उसमें भी बच्चे का ये ओवरऑल विकास करते हैं। देखो कैसे, आपकी क्लास में एक लेवल, जैसे आप 7th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उसके 5th क्लास के कॉन्सेप्ट डगमगाए हुए हैं, आपने उसे ठीक कर दिया, तो वो उस क्लास में तो अच्छा करेगा ही करेगा, लेकिन आगे आने वाले जितने भी क्लासेस, जितनी भी उसकी पढ़ाई है, उसमें भी उसके जो बेसिक्स ठीक हो गए हैं हम, तो वो वहां पर भी अच्छा करेगा, तो उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट में भी बहुत बेटरमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट कह सकते हैं कि आपको उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत ही क्यों है। ओके, अब इसमें उपचारात्मक शिक्षण मैंने आपको बताया करना कैसे है, लेकिन इसमें एक चीज और है कि उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग में आप लोगों को एक चीज का और ध्यान देना है कि बहुत जल्दी जल्दी बच्चों के टेस्ट लेने हैं। वो आपसे पढ़ रहे हैं अलग से आके, स्टार्टिंग में बच्चे नहीं आके पढ़ेंगे। जैसे अगर आप बच्चों को कहोगे ना आपको रेमेडियल क्लासेस देनी है, आप आओ चलो बैठो क्लास में, बच्चों के लिए इरिटेटिंग हो जाएगा, उन्हें ऐसा लगा मैं ही क्यों, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे वैसे भी समझ नहीं आता, कह सकते हैं ना बच्चे।
लेकिन जब आप उन्हें क्लास में लेकर आओ, उन्हें एक टॉपिक पढ़ाओ, उनके साथ फटाफट उनका टेस्ट लो। टेस्ट भी ऐसा हो कि बच्चे उसमें अपनी जो उन्होंने सीखा है उसको फटाफट जज कर सके। जैसे कि यूजुअली जो बच्चे पीछे रह गए उनके टेस्ट में नंबर कम आते हैं, हमें उसी से तो पता चलता है। हम जब हम नॉर्मल क्लास में बच्चों को पिछड़े हुए हैं या सही कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, ये हम कैसे पता लगाते हैं? एक तो उनके फॉर्मेटिव असेसमेंट से कि भाई क्लास में वो जैसे जैसे कर रहे हैं, एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं, देखते हैं वो कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर समेटिव असेसमेंट करते हैं कि पढ़ाने के बाद एंड में जब हम लेते हैं तो टेस्ट वगैरह, एग्जाम वगैरह लेते हैं, तो उससे हमें समझ में आता है किसके सही नंबर है, किसके एवरेज नंबर है, किसके बिलो एवरेज है। तो पिछड़ा कौन हुआ? जिसके बिलो एवरेज मार्क्स हैं। तो हम मार्क्स से पता लगाते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे हमारी शिक्षण प्रणाली है वैसे बच्चों के लिए मार्क्स मैटर करते हैं। तो क्या होता है, अगर उन छोटे बच्चों का या किसी भी बच्चे का अगर मार्क्स कम है तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस गिरता चला जाता है। अब आप उनका अगर रिमिडियल क्लासेस में आप उनके टेस्ट लेंगे और वो उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस सडनली बूस्ट होगा, तो फिर वो पढ़ने के लिए ज़रूर प्रेरित होंगे। तो इसीलिए हमें जल्दी जल्दी टेस्ट लेने हैं और उस पर्टिकुलर टॉपिक से, ताकि बच्चों के लिए एक तो क्या है, सिलेबस। अब मैंने आपसे पूरे की पूरी बुक का टेस्ट लिया, पूरी बुक का टेस्ट लिया जितना भी था। मैंने आपको 1 महीना पेडागोजी पढ़ाई और मैंने आपसे कहा चलो टेस्ट दे दो। आप लोगों के हाथ पैर कांप जाते हैं कि यार फटाफट, यार इतने सारे कैसे। लेकिन अगर मैं आपसे सिंपल चीज़ कहूँ कि मैं बाकी किसी चीज़ का नहीं, मैं आपसे एक पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट लूँगी, तब आप कहेंगे हाँ ये तो मैं 2 दिन में दे दूंगा, ये तो मैं कल ही दे दूंगा टेस्ट। तो वो क्या है, सिलेबस कम होता है तो वैसे भी फर्क पड़ता है। लेकिन बच्चों के अंदर सबसे बड़ी बात यह है, वही मार्क्स। चाहे उसको ये समझ नहीं आएगा सिलेबस कम था या क्या था, लेकिन उसके मार्क्स जो होते हैं वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बहुत सारे एक बारी में याद नहीं कर पा रहे तो छोटा छोटा तोड़ लो कि इतना याद कर लो उसका टेस्ट दे दो, फिर उसका याद कर लो, इतना याद कर लो उसका टेस्ट दे दो, फिर इन सबको मिला के एक टेस्ट दे दो। तो उससे क्या होता है, बच्चा जल्दी सीखता है, उसके अंदर फिर से कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और इन टेस्ट को, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज़ है, ये जो टेस्ट कहलाते हैं इन्हें हम कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। तो इस अचीवमेंट टेस्ट को आपको याद रखना है। आपसे सीधा ये क्वेश्चन पूछा है अचीवमेंट टेस्ट कौन से होते हैं, कि जब आप किसी छोटे टॉपिक को बच्चे को समझाकर उसका टेस्ट ले, या पूरे के पूरे आप 10-12 चैप्टर का टेस्ट ले ले, या कुछ ऐसे हो 10 तरीके के आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको अचीवमेंट टेस्ट क्या है कि जब आप रिमिडियल क्लासेस में बच्चों को छोटे छोटे टॉपिक समझाकर उसका टेस्ट लेते हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, उसे हम कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। ओके, सो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ये था आपका रिमिडियल टीचिंग का चैप्टर। इसके बाद कल हम करेंगे कम्युनिटी मैथमेटिक्स यानी कि सामुदायिक गणित, और उसके बाद हमारे पास 2-4 दिन होंगे जिसमें हम थोड़ा सा, अगर आपको कोई डाउट हो यूपी टेट वालों को तो आप लोग वो मुझसे डिस्कस कर सकते हो बिल्कुल। और अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं देख लूँगी, अगर कोई छोटा मोटा टॉपिक अगर रह गया होगा तो हम वो डिस्कस कर लेंगे, वरना मॉडल पेपर मैं कोशिश करूँगी आपके लिए लेकर आऊँ, क्योंकि इस बार यूपी टेट में पहली बार पेडागोजी इंट्रोड्यूस होगी तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं है कितने क्वेश्चंस आने हैं या किस हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे। जैसा हमें पिछला यूपी टेट का पेडागोजी या सीडीपी का सिलेबस है उसके हिसाब से हमने अनुमान लगाया है कि यूपी टेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस उठते हैं, तो उस बारे में भी हम थोड़ा सी कोशिश कर लेंगे। ओके, सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच। एंड वंस अगेन, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।